स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं वैशाली चौधरी और इस हफ्ते की बड़ी खबरों के साथ मैं हाजिर हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे शनिवार को पेश हुए आम बजट की। आम बजट को लेकर हरियाणा के लोग, हरियाणा के जो आम लोग हैं या अलग अलग वर्ग के लोग हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है ये हम जानेंगे। और इसके साथ ही जो अर्थशास्त्री हैं, जो विशेषज्ञ हैं अर्थ के, वो क्या कुछ कह रहे हैं इस आम बजट को लेकर, वो भी जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस हफ्ते के स्पॉटलाइट स्पेशल की। देखिए, आज जो बजट पेश हुआ है, हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है। जो इन आय दुगनी करने की जो बात बजट में कही गई, अगर सही मायने में ये इम्प्लीमेंट हुआ तो भारत के लिए वाकई ही एक बहुत बढ़िया कदम होगा और हमारा देश दोबारा सोने की चिड़िया बन सकता है, क्योंकि फार्मर बेस्ड है। 70% जो हमारी आबादी है वो आज भी कृषि के ऊपर डिपेंड करती है। बजट है केवल लुभावना बजट है। इस बजट के अंदर गरीब समाज के लोगों के लिए कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है जो उन पर लागू हो। आप देखना, अभी पिछले दिनों बीएसएनएल को बंद कर दिया और अन्य सरकारी विभागों में जितने भी कर्मचारी हैं उनको भी घर पर बिठाएंगे। सरकार का मुख्य कारण है बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनको फ़ायदा पहुंचाना, बाकी जो सरकारी नौकरियों में लोग हैं उनको घर पर बिठाना। सबसे कल्याणकारी, देश को आगे बढ़ाने वाला है। मिडिल क्लास के लिए बहुत ही बढ़िया बजट आया है ये। दूसरा, जो ट्रिपल पी मॉडल आया है कि जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे अपने हॉस्पिटल्स हैं उनको मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में जो कन्वर्ट करना है, ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की। सर, जनरली अगर हम पूछें तो बजट को आप इस बार के 2020 के बजट को कैसे देख रहे हैं? मैं इसको बैलेंस्ड बजट देखता हूँ। ये ना बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है, ना ही ये डिसअपॉइंटिंग है। इसमें मैक्रो एस्पेक्ट पे, ओवरऑल एस्पेक्ट पे, जो मैडम सीतारमन ने कहा कि वो इकोनॉमी को ठीक करना चाहती हैं, वो सोशल इकोसिस्टम को ठीक करना चाहती हैं, वो ओवरऑल मोमेंटम देना चाहती हैं देश को सोशल फैब्रिक से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बैलेंस्ड बजट है। सर, अगर हम कुछ चीज़ों का, कुछ सेक्टर्स को देखें, जैसे फार्मर्स का हो गया, ये एजुकेशन सेक्टर हो गया, इस सेक्टर्स में कुछ अच्छा हुआ है क्या? ये किस तरह से, थोड़ा समझाइए लेमैन को समझाने के लिए। देखिए, अगर मैं पैकिंग ऑर्डर में डालूं कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल ट्रीटमेंट किस सेक्टर का हुआ है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस है, और अगर जो कहा जा रहा है और जो बजट में प्रोविजंस हैं वो रियली किया जाए तो 1 साल के अंदर अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही आगे जाना चाहिए नितिन गडकरी जी की लीडरशिप में। उसके बाद एजुकेशन है, एजुकेशन पे बहुत बड़ा फोकस है, और एजुकेशन अगर ढंग से की जाए टियर 2 टियर 1 सिटीज़, रूरल एरियाज़ में, तो शायद इस देश का कायाकल्प हो जाए। प्लस जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो लोग बाहर जा रहे हैं, उसकी बजाय वो ट्रेंड रिवर्स किया जाए। एजुकेशन के लिए लोग इंडिया में आएँ और इंडियंस बाहर ना जाएँ, तो ये फोकस है बहुत बड़ा। थर्डली, अफोर्डेबल हाउसिंग पे बहुत बड़ा फोकस है। उस फोकस के कारण जो है अफोर्डेबल हाउसिंग को बहुत इंसेंटिव्स दिए गए हैं, और स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप, जिसका मैं नॉर्थ इंडिया का कमेटी का चेयरमैन हूँ CII का, मुझे खुशी है कि उस पर फोकस दिया गया है। ESOPs जो शेयर्स दिए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को, बहुत ही टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ हैं, उनका पीरियड बढ़ा दिया गया है 5 साल, चाहे वो छोड़ें या चाहे वो रहें या चाहे वो इन्वेस्टेड रहें उसके अंदर, तो उनको टैक्सेशन नहीं होगा। वो बहुत अच्छा स्टेप है। टर्नओवर की लिमिट 25 से 100 करोड़ कर दी गई है, वो बहुत अच्छा है। 7 साल से बढ़ा के 10 साल लिमिट कर दी गई है, वो भी बहुत अच्छा है। तो स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप में काफ़ी कुछ हुआ है, काफ़ी कुछ होने वाला है, क्योंकि इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई समस्या है तो वो है एम्प्लॉयमेंट की। नौकरियां नहीं हैं लोगों की, और नौकरियां जो हैं वो इंडस्ट्री जो एग्जिस्टिंग है वो नहीं कर पाएगी, वो स्टार्टअप्स ही कर पाएंगे। तो स्टार्टअप के ऊपर वो फोकस है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का। और ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर को बहुत बड़ा फोकस दिया गया है। एग्रीकल्चर में जो महिला, एग्रीकल्चर को थोड़ा सा समझाइए, एक लेमैन को किस तरह से आप समझाएंगे कि किस तरह से उसको फ़ायदा हुआ? देखिए, कृषि में जो विमेन एम्पावरमेंट है, जो महिलाएं हैं उनको एम्पावरमेंट दी गई है, उनके लिए फंड सेटअप किया गया है कि जो जितने भी एग्रीकल्चर इनपुट्स हैं वो मुद्रा से, नाबार्ड से और सरकार से जो ग्रांट्स मिलेंगी या लोन्स मिलेंगे, वो लेडीज़ डिस्ट्रीब्यूट करेंगी और उसी का लेखा जोखा रखेंगी। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि आप कहीं भी देखें जो हमारी महिलाएं हैं, खासकर रूरल एरिया में, वो बहुत ही ऑनेस्ट हैं और बहुत ही हार्ड वर्किंग है। तो उससे बहुत बड़ा मोमेंटम एग्रीकल्चर में आने वाला है। कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसको ज़रूरत थी उसको नहीं छुआ गया?
देखिए मेरा अपना सेक्टर फार्मास्यूटिकल्स इस टाइम सबसे ज़्यादा ग्रोथ अगर इकोनॉमी में एक्सपोर्ट्स में किसी में हो रही है तो वो दवाइयों में है, फार्मास्यूटिकल्स में है। हम 12% इंक्रीज़ में हैं, जबकि बाकी सारे सेक्टर एक आधे को छोड़ के नेगेटिव में है। आई विश कि उसमें ज़्यादा फोकस दिया गया होता तो बहुत फ़ायदा रहता। दूसरा फोकस जो है वो रियल एस्टेट में आना चाहिए था। रियल एस्टेट में थोड़ा सा है पर वो नहीं है जो हमने एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि अगर आप रियल एस्टेट की को अच्छी दिशा नहीं देंगे तो काफ़ी डेलिंक्वेंसी आएगी, काफ़ी इंसॉल्वेंसी रहेगी और ये जो कंपनियां बंद हो रही हैं वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। उसके लिए कुछ ज़्यादा करना चाहिए था। इंडस्ट्री जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसके लिए क्या कहेंगे, कैसा रहा? देखिए न्यूट्रल बजट है इंडस्ट्री के लिए। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसके लिए बिल्कुल न्यूट्रल बजट है। इंपोर्ट्स में कुछ एक मेडिकल डिवाइसेस, अगर आपको आज कहीं पैसा पर्सनली लगाना हो तो मेडिकल डिवाइसेस में लगाइए, क्योंकि उसके ऊपर बहुत बूस्ट है। 10 बिलियन के लगभग इंपोर्ट्स हो रहे हैं, इरेशनल इंपोर्ट्स हो रहे हैं। और हमारे यहाँ जो एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है इस प्रदेश में, वो है टाइनॉर। मैं समझता हूँ टाइनर को अगले 5 साल में बहुत ज़्यादा मोमेंटम मिलेगा। अगर आप कहीं एक्सपैंड करना चाहते हैं तो मेडिकल डिवाइसेस में करिए। ठीक है, तो ओवरऑल आप बजट को कितना नंबर देंगे कि पिछले साल के मुकाबले इस बार को बजट को अगर कंपेयर करें? देखिए मैं कंपेयर नहीं करना चाहूँगा, बट अगर 10 के आंकड़े पे मैं अगर उसको देखना चाहूँ तो मैं इसको 6 नंबर दूंगा। यानी ये बैलेंस सा बजट है, बहुत मुश्किल से ये बजट बनाया गया है। जनरली अगर मैं पूछूं बजट को कैसे देख रहे हैं आप? फाइनेंस मिनिस्टर की इस बजट में एक बहुत ही वाइड स्पेक्ट्रम कवरेज है। ओके, अगर आप ध्यान से इसको देखें शुरू से एंड तक, तो उन्होंने एग्रीकल्चर, हेल्थ सेक्टर, वेल बीइंग क्या क्या नहीं छेड़ा। मतलब कि बहुत कुछ उन्होंने अपने तरीके से कवर करने की कोशिश की है, जो एक इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। मेरे हिसाब से ये सब कुछ पॉजिटिव स्टेप्स हैं। मैं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से हूँ और इस बजट में कम से कम 5 बारी जिक्र हुआ है कि सोलर एनर्जी पे क्या क्या होने जा रहा है, चाहे वो रेलवेज़ के साथ रिलेटेड हो, चाहे वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ रिलेटेड हो, चाहे वो कॉप्स 15 के साथ हमारी कमिटमेंट थी उसके साथ रिलेटेड। तो काफ़ी हमारी कमिटमेंट जो कंट्री की है इन्होंने उस बजट में कंफर्म किया है टुवर्ड्स renewable energy and especially towards solar energy. That will give a boost. That will give a boost. Sorry about going back into English. But उन्होंने ये भी कहा है कि जितने पुराने हमारे थर्मल पावर प्लांट हैं उनको भी एक बंद करने की धीरे धीरे एक स्कीम लाई जाएगी, क्योंकि पोल्यूशन भी होता है उससे, वायबिलिटी भी उसकी अब जो है कंपेयर टू सोलर इकोनॉमिकली भी बेटर है। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट उस डायरेक्शन में सही कदम ले रही है। जो मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसके लिए 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी एंड कंड्यूसिव टैक्स रेट्स फॉर द प्रोडक्ट्स दैट यू मेक एंड सेल। ठीक है, आप जब से जीएसटी रिजीम आई है बजट कभी भी जीएसटी रेट्स को नहीं छेड़ता। जीएसटी रेट्स को किसी भी बजट में जब से हमने एज अ कंट्री अडॉप्ट किया है जीएसटी को, तो वो एक अलग सब्जेक्ट है। मैं कुछ बनाता हूँ उसका जीएसटी रेट हाई है, उसकी वजह से वो बिकता नहीं है, वो एक अलग इशू है जिसको अलग तरीके से उठाना पड़ेगा अपने अपने सेगमेंट में। रहा फाइनेंशियल सपोर्ट की बात, मेरे ख्याल से जितना सपोर्टिव बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाए फॉर स्मॉल एंड माइक्रो, बैंकिंग के लिए तो काफ़ी कुछ है। जितना सपोर्टिव बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाए फॉर स्मॉल एंड माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, उतना पहले कभी नहीं था। अब ये बात अलग है कि आप अप्रोच नहीं कर पा रहे, आप अपनी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहे, और एट द एंड ऑफ द डे एक इम्पॉर्टेंट बैंकर के लिए एक इम्पॉर्टेंट ये चीज़ होती है, वो अकाउंट देख के पैसे देता है। तो ये प्रॉब्लम्स जो है इंडिविजुअल रिलेटेड भी हो सकती है, ये प्रॉब्लम्स आपके मतलब कि अपने एक बिजनेस सेगमेंट की तरफ और आप क्या बना रहे हो, किस मार्केट में बेच रहे हो, ये जनरलाइज नहीं किया जा सकता। तो आम बजट पर आम लोगों की प्रतिक्रियाओं के साथ विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया भी आपने देखी। ब्रेक के उस पार एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार इस हफ्ते की जो बड़ी खबरें हैं उस पर नजर डालेंगे। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत है।
और बजट के बाद इस हफ्ते की जो सबसे बड़ी दूसरी खबर थी वो है हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग, जो कि शुक्रवार को दिल्ली में हुई। इस कैबिनेट की बैठक में कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। क्या कुछ फैसले लिए गए हैं, उसमें जो प्रमुख फैसला है वो ये है कि 17 फरवरी को हरियाणा का बजट पेश होगा। और क्या कुछ फैसले लिए गए, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। शुक्रवार को दिल्ली में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में कई अहम फैसले किए गए। बैठक में निर्णय लिया गया कि हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र से पहले निजी औद्योगिक संस्थानों में हरियाणा के लोगों को 75% रोजगार देना सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए उद्योगपतियों की सहमति से एक नीति बनाई जाएगी। ये वादा जननायक जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान किया था। बैठक में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, गृह मंत्री अनिल विज सहित सभी मंत्री मौजूद थे। बैठक में फैसला किया गया कि राज्य में सभी विभागों में ऑनलाइन तबादले होंगे। जिन विभागों में 500 से अधिक कर्मचारी या अधिकारी हैं, वहां ऑनलाइन ट्रांसफर ही होंगे। देखिए, पहला विषय तो यह है कि हमने 75% की बात पहले भी कही है, अभी भी कही है। इतना ही है कि हम चाहते हैं किसी को इससे तकलीफ भी ना हो, दिक्कत भी ना हो। और इंडस्ट्री चूँकि इसमें मेन स्टेक होल्डर है, तो इंडस्ट्री के लोगों को तैयार करना इसमें बहुत ज़रूरी है। हम एक तरफ मानो हित बात सोचते हैं और कहीं इंडस्ट्री इस नाते से कोई बात आती है उसमें अहित हो तो भी ठीक नहीं है। इंडस्ट्री और एम्प्लॉयमेंट दोनों का समन्वय बिठाना ज़रूरी है। हम चाहेंगे कि 75% का एम्प्लॉयमेंट हरियाणा के युवकों को मिलेगा। ऑनलाइन ट्रांसफ़र्स अभी तक सफलतापूर्वक एजुकेशन डिपार्टमेंट की ऑनलाइन ट्रांसफ़र पिछले 2 वर्षों से सफलतापूर्वक चल रही है। अब बाकी विभागों में भी ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए एक जनरल पॉलिसी बना दी है, उसके पैरामीटर तय कर दिए हैं और हर विभाग उस ऑनलाइन ट्रांसफ़र को अभी तय किया है कि 500 से ज़्यादा की संख्या अगर किसी कैडर में है, वो सब ऑनलाइन ट्रांसफ़र हर वर्ष होंगे ताकि कोई दुविधा उनको न रहे। कैबिनेट ने ये भी फैसला किया कि गन्नौर मंडी के लिए हरियाणा सरकार अलग से जगह देगी। इसके साथ ही निर्णय लिया गया कि आयुष विभाग के सभी चिकित्सा अधिकारियों के खाली पदों को तुरंत भरा जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि माउंट एवरेस्ट सहित 10 ऊंचे पर्वतों पर चढ़ने वाले राज्य के पर्वतारोहियों को लाभान्वित किया जाएगा। बैठक में स्कूलों में दाखिले में आरक्षण के बारे में भी चर्चा हुई। बैठक में हरियाणा रोडवेज में किलोमीटर स्कीम के तहत निजी बसों के परिचालन के बारे में भी बड़ा फैसला किया गया। गन्नौर मंडी का काम सुचारू ढंग से चले तो वहाँ एक कॉलोनी थी जो विकास के काम में जिसका रुझान आ रहा था, तो उनको पुनर्स्थापन करने के लिए उनसे बातचीत करके उनको एक ज़मीन का टुकड़ा और दिया है ताकि वो अपने प्लॉट्स 2-2 मरले के वहाँ ले करके और अपने मकान बनाएं और वहाँ रह ले। तो एक एनक्रोचमेंट टाइप जो भी उसमें व्यवधान आ रहा था, उस व्यवधान को हमने समाप्त किया है। डॉक्टर्स की जैसे भर्ती का रास्ता साफ हुआ है, उसी प्रकार जो आयुष के अंतर्गत जो हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी हैं, होम्योपैथी चिकित्सा के हैं, आयुर्वेद और रेजिडेंट यूनानी फिजिशियन, इनके पदों को क्योंकि बहुत समय से खाली हैं, इनको भरने के लिए भी जो आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी श्री कृष्ण आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र है, उसके माध्यम से इन पदों को भी जल्दी भरा जाएगा। वर्ल्ड वाइड 10 टॉप जो पीक्स हैं हाइट वाइज, उन पर चढ़ने के लिए कोई भी माउंटेनिंग के लिए सफलतापूर्वक चढ़ के आता है तो उसको 5 लाख रुपए की राशि और एक सी ग्रेड का उसको सर्टिफिकेट ये दिया जाएगा। आइए अब एक सरसरी निगाह डालते हैं कि बैठक में किन प्रमुख मुद्दों पर फैसले हुए। 17 फरवरी से हरियाणा का बजट सत्र शुरू होगा। किलोमीटर स्कीम के तहत घपले के कारण रद्द हुए 55 बसों के टेंडर को नई योजना के तहत समायोजित किया जाएगा। सहायता और मान्यता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों में भी अब दाखिले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को 10-10% आरक्षण मिलेगा। माउंट एवरेस्ट सहित देश के 10 ऊंचे पर्वतों पर चढ़ने वाले पर्वतारोहियों को लाभान्वित किया जाएगा और बजट सत्र से पहले निजी औद्योगिक संस्थानों में प्रदेश के लोगों को 75% रोजगार देना सुनिश्चित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पीटीसी न्यूज, हरियाणा। हरियाणा में विधायकों को हमेशा ही ये शिकायत रहती है कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते। अब देवेंद्र सिंह बबली को ही लीजिए, जो टोहाना से विधायक हैं।
उन्होंने तो एक ग्रीवांस कमेटी की बैठक में रंजीत सिंह के सामने पुलिस पर गंभीर आरोप लगा दिए। क्या कुछ आरोप लगाए हैं और क्या है उनकी बात, देखते हैं। प्रदेश के विधायकों की ये शिकायत काफी पुरानी है कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते। सत्तारूढ़ दल के विधायक भी ये आरोप लगाते देखे जा सकते हैं। इस हफ्ते सरकार में भाजपा की सहयोगी पार्टी जजपा के विधायक देवेंद्र बबली ने भी इसी तरह के आरोप सरेआम शिकायत निवारण कमेटी की बैठक के दौरान लगाए। टोहाना से विधायक बबली ने अपनी ही सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि टोहाना में पुलिस कर्मचारी खुलेआम पैसे लेते हैं और जब इसकी शिकायत जिला एसपी से या अन्य अधिकारियों से की जाती है तो कार्रवाई करना तो दूर, विधायक का फोन उठाना भी बंद कर दिया जाता है। जो पहली दिशा की कमेटी की मीटिंग थी, मैंने उसमें खुल के बोला था, मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि अगर सरकार इसमें ईमानदार से काम करे, कुछ लोग पदों में बैठ के उस पदों का डर दिखाकर आज भी अधिकारियों को भयभीत कर रहे हैं, आज भी उनसे कुछ न कुछ बटोरने की कोशिश में लाग लपेट में लगे हुए हैं, लेकिन ये चीज़ें ज़्यादा दिन नहीं चलेंगी। ऊर्जा मंत्री रंजीत चौटाला की अगुवाई में हो रही शिकायत निवारण कमेटी की इस बैठक में काफी हंगामा हुआ। अधिकारियों के व्यवहार से बुरी तरह से आहत बबली ने भी भड़ास निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिला एसपी सहित जिले में तैनात ज्यादातर पुलिस अधिकारियों के तबादले करने की मांग करते हुए बबली ने कहा कि इन अधिकारियों के आचरण के चलते जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा चुकी है और नशे का कारोबार जोर पकड़ रहा है। जिले के बिजली विभाग के अधिकारियों पर भी बबली ने भ्रष्टाचार और निकम्मेपन का आरोप लगाया। सत्ता के नशे में चूर कोई आदमी, आज भी उनके दिमाग से जो 1 लाख लोगों ने जो मैंडेट दिया, बार बार उस मैंडेट का एक किस्म से अपमानित करना और अपने आप को ही लोकतंत्र में अपने आप से बड़ा किसी ने, बड़े तो रावण भी बहुत था, लेकिन अहंकार में खुद चूर चूर हो गया, सोने की लंका भी जल गई। यहाँ वालों को तो कुछ अस्तित्व नहीं है। यही नहीं, अधिकारियों के हाथों परेशान देवेंद्र बबली गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात करने चंडीगढ़ भी पहुंचे। बबली की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए अनिल विज ने फतेहाबाद जिले के एसपी विजय प्रताप सिंह को सख्त हिदायत की कि स्थानीय विधायकों की किसी भी शिकायत को हल्के से न लिया जाए। यही नहीं, अनिल विज ने गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को भी निर्देश दिए कि विधायकों के सम्मान का पूरा ख्याल रखा जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रोटोकॉल के मुताबिक विधायक को मुख्य सचिव से भी ज्यादा तरजीह देनी होगी। टोहाना के हमारे माननीय विधायक हैं, उन्होंने बताया कि वहाँ पर वो जो शिकायतें जनता की समस्याएं उनके पास आती हैं, तो जब वो पुलिस को रेफ़र करते हैं तो वो प्रॉपरली एड्रेस नहीं की जा रही है। तो मैंने एसपी से बात की है कि जो विधायक की द्वारा दी गई शिकायतें होती हैं उनको पूरी गंभीरता से लेना चाहिए और उनको मान सम्मान भी पूरा देना चाहिए कि जो विधायक है उसका दर्जा चीफ सेक्रेटरी से भी ऊपर। अनिल विज ने कहा है कि अगर जिला स्तर पर अधिकारी इन आदेशों का पालन नहीं करते तो उन पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। देवेंद्र बबली अकेले विधायक नहीं है जिन्हें अधिकारियों के असहयोगपूर्ण रवैये को झेलना पड़ रहा है। प्रदेश के ज्यादातर विधायकों को ये शिकायत काफी अरसे से रही है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि विधायक या सांसद उनसे ऐसे काम करवाने की उम्मीद रखते हैं जो कायदे कानून और नियमों की वजह से लंबित पड़े होते हैं। बहरहाल मसला कुछ भी हो, खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। हम अब एक बीमारी की बात करेंगे जो इस हफ्ते प्रदेश में एक डर का माहौल जिसकी वजह से बना। हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की। प्रदेश के कई इलाकों में डॉक्टरों ने बाकायदा आइसोलेशन विभाग बना रखा है। आईसीयू को पूरी तरह से इसमें तब्दील कर दिया है कि कोरोना वायरस से संबंधित भी अगर कोई मरीज जांच के लिए पहुंचता है तो पूरी सतर्कता बरती जानी चाहिए। क्या कुछ उपाय किए गए हैं प्रदेश में कोरोना वायरस से लड़ने को लेकर, आइए देखते हैं। दुनिया आजकल चाइना होकर आने जाने वाले हर शख्स से सहम रही है, क्योंकि चाइना में आजकल एक ऐसा वायरस पैर पसार रहा है जो न सिर्फ जानलेवा है बल्कि लाइलाज भी है। और यही वायरस हिंदुस्तान में भी दस्तक ना दे दे, इसके लिए स्वास्थ्य महकमा अलर्ट पर है। कोरोना वायरस नाम का ये वायरस काफी खतरनाक है और हरियाणा में भी इसे लेकर खास सतर्कता बरती जा रही है, क्योंकि हाल ही में हरियाणा में कोरोना वायरस के 5 संदिग्ध मामले सामने आए हैं।
हालांकि वायरस की पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन इसे लेकर एडवाइजरी जरूर जारी कर दी गई है। कोरोना वायरस दरअसल कई तरह के विषाणुओं का एक समूह होता है। इंसानों में ये वायरस सांस के जरिए फैलने की आशंका रहती है। इसके इलाज के लिए किसी भी तरह का कोई टीका या फिर वैक्सीन अभी मौजूद नहीं है। इससे बचना इंसान की अपनी खुद की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर निर्भर करता है। कोरोना लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है मुकुट। इस वायरस के कणों के इर्द गिर्द कांटों जैसे उभार होते हैं जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में मुकुट जैसे नजर आते हैं। इसी के चलते इसका नाम कोरोना वायरस रखा गया है। एडवाइजरी में सारा सिम्टम्स क्या है, क्या सिम्टम्स हैं, क्या प्रिकॉशंस लेनी है, हर जगह पर आइसोलेशन वार्ड बनाने हैं और ट्रीटमेंट इसकी कैसे करनी है। ट्रीटमेंट इसकी बेसिकली सिम्टोमेटिक है कि सिम्टम्स जिस प्रकार के उसमें नज़र आ रहे हैं उसके मुताबिक जो मेडिसिन हैं, कोई पर्टिकुलर मेडिसिन इसकी नहीं है कि वो जो कोरोना वायरस की मेडिसिन हो। हमारी सबसे बात हो गई है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी वीसी करी थी तो उसमें सारी बातें हुई हैं, सारे कंसर्न लोग उसमें शामिल थे और हमने अपने सीएमओस को भी वीसी करके सबसे अवगत करा दिया। कोरोना वायरस को लेकर गुरुग्राम में भी विभाग अलर्ट है। गुरुग्राम में अलग अलग टीमें इसे लेकर बनाई गई हैं और 13 अस्पतालों में 52 बेड्स इसे लेकर रिजर्व किए गए हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी से भी स्वास्थ्य महकमा संपर्क में है ताकि चाइना होकर आने या जाने वाले हर शख्स पर नजर रखी जा सके। हमारे आज वीसी हुई है इसी पे कोरोना वायरस पे और हमारी गुरुग्राम इज फुली प्रिपेयर्ड, पूरी तरह से हमारी तैयारियां हैं। हमारे पास इसके लिए जो लॉजिस्टिक है वो हमारे पास अवेलेबल है। N95 मास्क हमारे पास है, टेमीफ्लू हमारे पास है और जितने भी जो लॉजिस्टिक चाहिए वो सारा हमारे पास तैयार हैं। और सबसे बड़ी बात इसके साथ ये है कि हमारा तालमेल जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ बड़ा अच्छा है। 13 हॉस्पिटल हैं जिनके साथ हमारा अच्छे से तालमेल है। पैनल हमने कर रखे हैं कि किसी तरह कोई केस आता है तो उसको इमीडिएटली हम उसको वहाँ भी जरूरत पड़ती है वहाँ पे हम शिफ्ट करते हैं जहाँ वेंटिलेटर्स हैं। ऐसे केसेस हमारे पास 52 ऐसे जो 13 हॉस्पिटल्स में 52 जगह पे 52 वेंटिलेटर्स हैं, उनकी फैसिलिटीज है हमारे पास। उधर यमुनानगर में भी हलचल बढ़ गई है। यमुनानगर के छजरौली के पीएचसी अस्पताल को कोरोना आइसोलेटेड वार्ड में तब्दील कर दिया गया है। यमुनानगर के ट्रॉमा सेंटर में भी एक अलग आइसोलेटेड वार्ड तैयार किया गया है। यहाँ से और जो सर छोटू राम थर्मल पावर प्लांट है ये भी चाइना की टेक्नोलॉजी का वो है, तो यहाँ पे से चाइना आना जाना लगा रहता है। तो हमने इसीलिए एडवाइजरी जारी की है और अगर किसी भी एयरपोर्ट पे कोई भी वो करेगा तो उसका प्रॉपर एड्रेस लेके जिस एरिया में वो जाएगा उससे पूछा जाएगा कि आप कहाँ पे जा रहे हैं। उस एरिया के अगर मान लो यमुनानगर में कोई आ रहा है तो यमुनानगर में हमारे को सिविल सर्जन यमुनानगर को सूचित कर देंगे, या मान लो पंचकुला में कोई भी गया है तो पंचकुला में सूचित कर दिया जाएगा। इसी तरह अभी तक जो है टोटल हरियाणा में 5 केस आए हैं। इसके साथ ही पलवल में भी सीएमओ ने विभाग के अधिकारियों और डॉक्टरों से बैठक कर वायरस को लेकर एडवाइजरी जारी की है और हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज। इसी के साथ स्पॉटलाइट हरियाणा के इस हफ्ते के खास एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते कुछ और स्पेशल स्टोरीज के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।